टुडे ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के बारे में। अगर हम बात करें प्राचीन भारत की, तो मानव के उदय से लेकर 10वीं सदी तक के भारत के इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है। इसे कई भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन। दूसरा है पाषाण युग। पाषाण युग को यहाँ पर दो भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग। तीसरा है ताम्र युग। चौथा है कांस्य युगीन एवं सिंधु घाटी सभ्यता। पांचवा है वैदिक काल, 6 नंबर पे है। उत्तर वैदिक काल 7 नंबर पे है। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जहाँ पे आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 8 नंबर पे बौद्ध और जैन धर्म। 9 नंबर पे यूनानी तथा फारसी आक्रमण। 10 नंबर पे है महाजनपद। 11वें नंबर पे है नंद मौर्य साम्राज्य। 12वें नंबर पे है मौर्यों के बाद। 13वें नंबर पे है समकालीन दक्षिण भारत। 14 नंबर पे है गुप्त काल। 15वें नंबर पे है प्राचीन भारत की राजवंश और उनके संस्थापक। 6 नंबर पे आपका आता है बाहरी कड़ियाँ। तो इसे ऐसे कई भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है, जिनमें पहला होता है आपका धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरे नंबर पे आता है विदेशियों का विवरण तथा चौथे नंबर पे आते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यह 4 मुख्य स्रोत हैं जिससे कि आपको प्राचीन भारत के बारे में एक जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी की, तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होतृ कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी ने मनुष्य को 4 भागों में विभाजित किया है, जिनमें पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ब्राह्मण जो ब्रह्मा जी की भुजाओं मुख से उत्पन्न हुए थे, क्षत्रिय जो भुजाओं से, वैश्य जो जंघाओं से था, शूद्र जो ब्रह्मा जी के चरणों से उत्पन्न हुए थे। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अगर हम बात करें ईसा या फिर ईस्वी पूर्व, तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे हम लोग ईसाई कैलेंडर या फिर जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती सदैव उल्टी की जाती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व तथा मृत्यु 483 ईसा पूर्व ही, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तथा 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म स्थिति से आरंभ हुआ ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा में एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी ऑनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस। जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य जो है ब्रह्मा जी के मुख, भुजाओं, जंघाओं तथा चरणों से उत्पन्न हुए थे। जो मुख से उत्पन्न हुए थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, जो भुजाओं से उन्हें क्षत्रिय, जो जंघाओं से उन्हें वैश्य तथा जो चरणों से उत्पन्न हुए थे उन्हें शूद्र कहा जाता है। अगर हम बात करें वामन अवतार की, तो वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्यवर्यु कहा जाता है।
यजुर्वेद में आपका जो है यज्ञों के नियमों एवं विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में लिखित है। अगर हम बात करें सामवेद की, तो साम का अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातृ कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अगर हम बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों में भी प्रचिंतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अगर हम पुराण की बात करें, तो जो विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण जो है वो अंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इनमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। अगर हम बात करें पुराणों की, तो पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगर हम बात करें जातक की, तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावास्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों में वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक ऐतिहासिक कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चशनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता का ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। यह बात करते हैं कुछ विदेशी लेखक के बारे में, जैसे टेसियस या ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण
आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरे नंबर पे आता है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों का एवं अफवाहों पर आधारित है। तीसरे स्थान पे आता है सिकंदर के साथ आने वाले लेखों में निर्याकस, दूसरा है अन्यसिक्राटस तथा तीसरा है अस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक तथा विश्वसनीय है। चौथे नंबर पर मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिया में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। पाँचवें नंबर पर आता है डायमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग के से संबंधित है। छठवें नंबर पर आता है डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। सातवें नंबर पर आता है टालमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। आठवें नंबर पर आता है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नौवें नंबर पर आता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 800 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। ये सभी थे यूनानी रोमन लेखक। अब हम बात करें चीनी लेखक के बारे में, तो जो पहला चीनी लेखक था वो था फाहियान था। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्र गुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा है। अगर हम बात करें संयुगन की, तो यह 1518 ईस्वी में भारत में आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। तीसरे नंबर पर आता है वेनसोंग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चौथे नंबर पर आता है इसिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं अरबी लेखक की, तो अरबी लेखकों में पहले आता है अलबरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरे नंबर पर आता है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। बात करें कुछ और लेखकों के बारे में, जैसे तारानाथ, यह एक किताबी लेखक था। इसने कंगियू तथा तंगियू नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है।
मार्को पोलो या 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब हम बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म में विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत में पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऐरण अभिलेख सातक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर के श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणी पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। इनसे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन सैनिकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेंडू जो कि पुदुचेरी के निकट में स्थित है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध सुवर्णभूम वर्मा जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से प्रसिद्ध है, मलाया स्वर्णभूम, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए थे। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नगर शैली हुआ। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नगर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंधरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। अगर हम भारत में महत्वपूर्ण अभिलेखों की बात करें तो पहला आता है हाथी गुम्फा अभिलेख जो तिथि रहित अभिलेख है जो शासक कलिंगराज खारवेल के समय में था। दूसरा है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो रुद्रदमन शासक के समय में था। नासिक अभिलेख जो गौतमी बालश्री के शासक के समय में था। प्रयागराज स्तंभलेख जो समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन II। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। इन्हीं अभिलेखों का अध्ययन जिसे हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। तो यह था शॉर्ट ऑडियो आर्टिकल प्राचीन भारत के बारे में। अगर आर्टिकल पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। जय हिंद।